आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। साथियों, स्टडी विथ हिमांशु क्लासेस के माध्यम से मैं आपके बीच उत्तराखंड राज्य में होने वाली समस्त परीक्षाओं के सभी विषयों को इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके बीच लाऊंगा। इसी प्रयास के साथ मैं आज अपनी पहली YouTube वीडियो आपके सम्मुख रख रहा हूं, जिसमें सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड की प्राचीन हिस्ट्री से संबंधित 10 क्वेश्चन या प्रश्न लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आपके परीक्षाओं में यह प्रश्न आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आने वाले समय में इस YouTube चैनल के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले विषयों को भी मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख लाऊंगा। और आज मैं ये प्रश्नों की जो सीरीज है, 10 क्वेश्चनों की जो सीरीज है, वो आपके बीच लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की प्राचीन हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्न। तो ये पहला जो क्वेश्चन है वह है कि भाई सभ्य मानव का मूल स्थान किसकी पुस्तक है। अभी पहला ही प्रश्न जो मैं लेकर आपके बीच आया हूं वह है सभ्य मानव का मूल स्थान किसकी पुस्तक है। तो अधिकांश बच्चों को यह पता होगा कि जब उत्तराखंड के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जब जल प्लावन के बाद मानवों की उत्पत्ति हुई, तो उसमें कई ऐसे फैक्ट हैं जो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग या पुराणों के अकॉर्डिंग हमें यह पता चलता है कि भाई जो मानव उत्पत्ति का जो मनोरम स्थान है वो आपका उत्तराखंड ही है। और ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो सप्त ऋषियों का उल्लेख है जिसमें मारीची हैं, अंगिरा हैं, भृगु हैं, अगस्त्य हैं, इन सप्त ऋषियों से अनेक वंश चले हैं। तो उन्हीं में से एक पुस्तक है सभ्य मानव का मूल स्थान किसकी पुस्तक है। तो मेरा प्रयास है कि मैं इसमें आपको ऑप्शन ना दूं और आप सीधे जो है प्रश्न को देखते ही आपके मुख में जो है, आप जो तैयारी कर रहे हैं उनके मुख में जो है सीधे उत्तर आए, ऐसा मैं सोचता हूं। तो इसीलिए मैंने सीधे आपको प्रश्नों के साथ ही मैं आपको लेके आऊंगा और आगे भी मेरी वीडियोस जो हैं ऐसी ही आएंगी जिसमें ऑप्शन नहीं होंगे। आपको सीधे सीधे बताना है कि सभ्य मानव का मूल स्थान किसकी पुस्तक है। तो यह पुस्तक है पंडित हरिराम धस्माना की। पंडित हरिराम धस्माना। तो पंडित हरिराम धस्माना की पुस्तक। तो मेरे बच्चों, पंडित हरिराम धस्माना की पुस्तक है सभ्य मानव का मूल स्थान। अगर हम इसके विस्तार में जाएं तो इस पुस्तक में पंडित हरिराम धस्माना जी हमें बताते हैं कि जो सप्त ऋषियों में मारीची थे, उन्हीं के जो वंशज हैं वो कौन है, मार्चिया, या जिन्हें हम आज मार्छा कहते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था आपका सभ्य मानव का मूल स्थान किसकी पुस्तक है। तो ये किसकी है, ये आपकी पुस्तक हो गई पंडित हरिराम धस्माना की। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब उत्तराखंड के इतिहास में देवकालीन शासन व्यवस्था चलती है, तो देवकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत, देवकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है हमें ब्रह्मा जी के पहले पुत्र का वर्णन मिलता है जिनका नाम है दक्ष और जिनका पद है प्रजापति। और ये पहले आर्य नरेश हैं जिन्हें प्रजापति की उपाधि मिली। तो इस पर पूछा गया कि दक्ष प्रजापति की कितनी पुत्रियां थी। तो आपको पता होगा कि दक्ष प्रजापति की जो पुत्रियां हैं वो कितनी है, 13। तो आपको सीधे सीधे प्रश्न को देखते ही इसका उत्तर दिमाग में आना चाहिए कि दक्ष प्रजापति की कितनी पुत्रियां थी। तो 13 में जो सबसे बड़ी पुत्री है वह है द्वितीय और जो सबसे छोटी है वह है अद्वितीय। तो आपको पता ही होगा कि द्वितीय से असुर पैदा हुए और अद्वितीय से 12 देव, जिनमें से सबसे बड़े कौन है, इंद्र हैं। तो बाकी अगर हम दक्ष प्रजापति की बात करें तो महाभारत के वन पर्व में जो है दक्ष प्रजापति की राजधानी का हमें वर्णन मिलता है। और ये आप जानते होंगे कि दक्ष प्रजापति की जो राजधानी थी वो क्या थी, कनखल। तो मेरे बच्चों, अब ये तो अभी मैं कुछ प्रश्नों की सीरीज लेके आया हूं। आगे जब हम इस पर क्लास लाएंगे इनकी तो फिर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें प्रश्न है वो है आपका देवकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत कितने क्षेत्रों का पता चलता है। तो देवकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत फिर से ये क्वेश्चन आएगा कि देवकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमें कितने क्षेत्रों का पता चलता है। अगर मैं देवकालीन शासन व्यवस्था की बात करूं तो हमारे उत्तराखंड में जो है हमें 4 क्षेत्रों का पता चल रहा है। कितने क्षेत्रों का पता चल रहा है, 4 क्षेत्रों का।
तो 4 क्षेत्रों का जो पता चल रहा है, 4 क्षेत्रों का चल रहा है। बाकी जो ये 4 क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। इसमें तो पूछा गया है कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत कितने क्षेत्रों का पता चलता है, तो 4 इसमें है आपका अलकापुरी, सुना होगा आपने अलकापुरी, इसमें है हिम क्षेत्र, हिम क्षेत्र, इसमें है आपका देवपुरी, देवपुरी, और जो चौथा है कैलाश, क्या है भाई, कैलाश। तो ये इतने क्षेत्रों का हमें पता चल रहा है। बाकी हम क्लास में जानेंगे कि अलकापुरी में आपको पता ही होगा कि धनाधिपति कुबेर की राजधानी है, कैलाश में जो है शिवजी का राज है, उनके पुत्र गणेश का राज है, हिम क्षेत्र में जो है ग्रीस या हिमालय राजाओं का राज है, और देवपुरी में आपके इंद्र का राज है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देवकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत कितने क्षेत्रों का पता चलता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो सीधे सीधे क्वेश्चनों के माध्यम से हम सीधे आंसर की ओर जाएंगे। तो इसमें हमें अपने ऑप्शन जो है नहीं दिमाग में रखने हैं और सीधे हमारा फोकस जो है प्रश्नों पर होना चाहिए, और प्रश्नों के बाद सीधे आपका उत्तर, जिससे कि आपको खुद का भी आकलन हो पाए कि आपको यह प्रश्न याद है अथवा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और इसके बाद जो प्रश्न आएगा वह है आपका मंदाकिनी का प्राचीन नाम क्या है। अब ये प्राचीन नाम पर बात कर रहा है, तो उत्तराखंड की जो प्राचीन इतिहास है उस पर सप्त नदियों का या सप्त सिंधुओं का जिक्र है, 7 नदियों का जिक्र है ना। उसमें अलकनंदा है, भागीरथी है, मंदाकिनी है, आपकी पिंडारी है, और बहुत सारी धौलीगंगा है आदि, ये जो है नदियों का 7 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से एक है मंदाकिनी। तो इसमें पूछा गया कि मंदाकिनी का प्राचीन नाम क्या है, तो ये सभी को यह पता होगा कि मंदाकिनी का प्राचीन नाम क्या है। तो इसमें तो बिना देर किए जो है सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको आंसर आ जाएगा क्या, कुंभा। तो मंदाकिनी का जो प्राचीन नाम है वह है कुंभा। ऐसी अगर हम बात करें उन 7 नदियों की, तो उन 7 नदियों में आपको अलकनंदा मिलेगा, हिरण्यवर्तनी मिलेगा उनका, है ना, पिंडारी मिलेगा, पिंडारक, और धौलीगंगा धवलिया, ऐसे करके नंदाकिनी, नंदाक। तो ये 7 नदियों का जिक्र है, जिनमें ये प्रश्न के जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न में मंदाकिनी का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको जाएगा आंसर कुंभा। ऐसे करके आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है उत्तर वैदिक काल के सूर्यवंश का प्रथम राजा कौन था। उत्तर वैदिक काल के सूर्यवंश का प्रथम राजा कौन था। उत्तराखंड की प्राचीन इतिहास को और आगे की ओर पढ़ें तो हमें उत्तर वैदिक काल पढ़ना है, और उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः 2 वंशों का विशेष इसमें वर्णन है, एक है सूर्यवंश और एक है चंद्रवंश। प्रश्न पूछा है कि उत्तर वैदिक काल के सूर्यवंश का प्रथम राजा कौन था। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब सृष्टि की उत्पत्ति के समय एक थॉट, एक सोच हमें यह भी पता चलती है कि जो मनु हैं वो अपने पिता, माता और पुत्र के साथ यहाँ माड़ा गांव आए थे, तो यहाँ से भी जो है बहुत सारे वंश चले हैं। तो उन्हीं वंशों के अकॉर्डिंग उत्तर वैदिक काल में जो सूर्यवंश है, तो उसमें मनु का जो पुत्र है वो कौन है, इक्ष्वाकु। तो मनु का पुत्र है इक्ष्वाकु, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवंश का जो प्रथम राजा कौन है, इक्ष्वाकु। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सूर्यवंश का प्रथम राजा कौन है, तो इक्ष्वाकु। अब अगर और डिटेल से बात करें तो सूर्यवंश के अंतर्गत जो है इक्ष्वाकु हैं, सगर हैं, दिलीप हैं, भगीरथ हैं, रघु हैं, आगे चलकर फिर राजा दशरथ हैं और श्री राम हैं। तो श्री राम भी आप जानते हैं सूर्यवंश के ही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी उत्तर वैदिक काल के सूर्यवंश का प्रथम राजा कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो अगला प्रश्न है वो है उत्तराखंड में पुरातात्विक खोज का प्रारंभ कब माना जाता है। इसमें ईयर नहीं पूछा, इसमें किसने की नहीं पूछा, इसमें इस प्रश्न में ये पूछ दिया कि उत्तराखंड में पुरातात्विक खोज का प्रारंभ कब माना जाता है। तो सीधे सीधे आपका आंसर आना चाहिए 19वीं शताब्दी, यानी 19वीं सदी। तो 19वीं सदी में इसका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी। अगर बात करें पुरातात्विक खोज की, तो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि देवीधुरा से हमें महापाषाणकालीन समाधियां मिली हैं, और 1856 में हेनवुड द्वारा आदि आदि। बाकी इसमें फिर आगे जाकर रिबेट कॉर्नक ने जो है कपमार्क्स खोजे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कभी मैं उत्तराखंड के इतिहास की क्लास लेकर आपके बीच आऊंगा तो वहां पर फिर इसमें विस्तार चर्चा करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड में पुरातात्विक खोज का प्रारंभ कब माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वह है कि उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय है।
अभी तक आपने बहुत सारे शिलाश्रय आपने अपने कोर्स में पढ़े होंगे उत्तराखंड के में, चाहे वो अल्मोड़ा के हैं, चाहे चमोली के, चाहे उत्तरकाशी के हों, बहुत सारे शिलाश्रय। लेकिन उसमें एक प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जहां आसानी से पहुंचा जा सके, यानी सुलभतम हो जाए, है ना। और वह जो शिलाश्रय है वह है आपका लाखू उडियार। जी हाँ, लाखू उडियार, आपको पता होगा कि यह अल्मोड़ा में है, लाखू उडियार। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाखू उडियार। लाखू उडियार जिसे आप लाखू गुफा भी कहते हैं। तो उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय है वो हो गया आपका लाखू उडियार। भाई अगर लाखू उडियार की बात करें तो अल्मोड़ा में दलवेंड के पास बाड़ीछीना के निकट यह उडियार है, यह गुफा है जिस पर बहुत सारे शैल चित्र हैं, है ना, मनुष्यों को हाका देकर प्रदर्शित किया गया है। और भी बहुत सारी इसमें शिलाश्रय वहां पर हैं जो कि लाखू उडियार के अंतर्गत आते हैं। बाकी अगर खोज की बात करें तो फिर एमपी जोशी ने इसकी खोज की आदि। तो फिलहाल उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय है, इसमें आपसे पूछा गया तो आपका आंसर होगा लाखू उडियार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका 8वां, कि चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृतियां वाली गुफा है। फिर से गुफा वाला ही क्वेश्चन है। अब आपको यह बताना है कि जो चित्रकला की दृष्टि से जो उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृति वाली गुफा है वह है चमोली की ग्वारख्या गुफा। जी हाँ, वह है चमोली की ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा तो ये होगी चमोली में है। और इसी गुफा को चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृतियों वाली गुफा कहा जाता है। तो ये ग्वारख्या गुफा आपको पता हो कि कहाँ है, चमोली में है। इसकी किसने खोज की, तो राकेश भट्ट ने इसकी खोज की है। और बहुत सारी चीजें, किसमें क्या क्या मिला, और भी बहुत सारी इसमें प्रश्न बन सकते हैं। तो इस जब भी मैं मतलब आगे चलकर इनकी क्लासें लूंगा तो इनको फिर विस्तार से आपके सम्मुख रखूंगा और बताऊंगा। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फिलहाल इस सीरीज के अंतर्गत आपसे पूछा गया कि चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृति वाली गुफा है, तो वो हो जाएगी आपकी ग्वारख्या गुफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें प्रश्न संख्या 9 है कि रामायण में वर्तमान में श्लोक हैं। अब बता सकते हैं कि रामायण में वर्तमान में कितने श्लोक हैं। और इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि रामायण जो है मूल किसने लिखी, रामायण मूल में कितने श्लोक थे और वर्तमान में कितने श्लोक हैं। फिलहाल इसमें पूछा गया कि रामायण में वर्तमान में कितने श्लोक हैं, तो इसमें श्लोक कितने होंगे भाई, 24,000 श्लोक। तो आपको याद होना चाहिए कि रामायण में वर्तमान में कितने श्लोक हैं, तो ये हो गया 24,000। ठीक है, अब इसमें जो अंतिम क्वेश्चन है वो है प्रश्न संख्या 10। इतिहासकार फरिश्ता ने गंगा यमुना के नहर वाले क्षेत्र को क्या कहा है। तो आपको पता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत अलग अलग ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए अलग अलग नामों से संबोधित है। चाहे आप ऋग्वेद में क्या कहा है, पाली भाषा में जो बौद्ध हमारे पास साहित्य उसमें क्या कहा गया है ना, तो महाभारत में आदि आदि। तो उन्हीं में से एक इतिहासकार है फरिश्ता, इन्होंने गंगा यमुना के नहर वाले क्षेत्र को क्या कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ग भूमि। जी हाँ, इसका आंसर हो गया स्वर्ग भूमि। तो इतिहासकार फरिश्ता ने गंगा यमुना के नहर वाले क्षेत्र को कहा है स्वर्ग भूमि। ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पाली बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया, तो आपको पता होना चाहिए। हिमवंत ऋग्वेद में क्या कहा गया है, मानसखंड में क्या कहा गया है ना, स्कंद पुराण में क्या गया। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं कि उत्तराखंड के लिए क्या क्या कहा गया, या फिर अगर इसमें जो यात्री आए हैं जिसमें चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के लिए क्या कहा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मुझे लगा कि यह कभी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने डाला कि इतिहासकार फरिश्ता ने गंगा यमुना के नहर वाले क्षेत्र को क्या कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ग भूमि। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पहला वीडियो था मेरा जिसके माध्यम से मैंने उत्तराखंड की प्राचीन इतिहास से संबंधित जो ये 10 प्रश्नों को लेकर मैं आपके सम्मुख आया। और आगे भी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और इस तरह से 10-10 क्वेश्चन करके लेके आऊँगा, 10-10 प्रश्न आप लोगों के बीच। तो आशा करता हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो थी, आप इसको सपोर्ट करिए और आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।
धन्यवाद।